नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की लाइव के क्लास में जो हम बात करेंगे स्पेशल हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न जो होते हैं सीटी में कितने उपयोगी हैं आप लोगों को बहुत ही भली भांति पता होगा। तो आज जो टॉप 18 प्रश्न रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रकार के हिंदी के प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जो 18 प्रश्नों का सीरीज रखा गया है इसमें से आप लोगों का टारगेट 15 रहेगा। ठीक है, 15 प्लस से नीचे मत करिएगा। ठीक है, 15 प्लस से ऊपर ही करिएगा। ठीक है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक वायरल कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये करा है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में से कौन सा प्रकार नहीं है। यहाँ पे करा है संरचना के आधार पे, जो संरचना है उसके आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है उसमें से कौन सा प्रकार नहीं है। पहला करा है कि सरल वाक्य, दूसरा करा है मिश्र वाक्य, तीसरा करा है आज्ञार्थक वाक्य और चौथा करा है संयुक्त वाक्य। तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले सटीक आंसर दीजिए सभी लोग और पहले जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में और चलिए अपनी संख्या बढ़ा लीजिए जल्दी से और बताइए पहले का आंसर क्या होगा। पहला होगा सरल वाक्य, दूसरा होगा मिश्र वाक्य, तीसरा करा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा करा है संयुक्त वाक्य। तो पहले का आंसर जो होगा हमारा जल्दी से बताइए। तो पहले का वाक्य आंसर होगा हमारा आज्ञार्थक। ठीक है, इसमें क्या होता है, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो संरचना की दृष्टि से सभी लोगों को पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य होता है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा जो होता है मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में रखा जाए तो पहला होगा सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, तीसरा आता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हमारा यही नहीं है, आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, तो इस आधार पे हमारा पहले का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हमने कहा था सभी प्रश्नों को इसमें टारगेट किया गया है, कौन सा प्रश्न सीट में पूछ दिया जाए कोई भी आपको अंदाजा नहीं हो सकता था, इसलिए हर प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है। अब तंदुल क्या होता है, तो इसका अर्थ पहले जान लीजिए कि इसका होता है चावल। ठीक है, चावल होता है, तंदुल मीन्स होता है चावल। ठीक है, अब चावल को जान लीजिए, सुदामा ने लेके गए थे कृष्ण के पास, उनकी जो पत्नी थी सुदामा की, उन्होंने दिया था चावल, दिया था चावल की पोटली बना के दिया था और उसे अपने बगल में दबाए थे, उसी की बात कर रहा है। सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है, पहला कह रहा है कि गरीबी में जीना, दूसरा कह रहा है कि गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना और चौथा कह रहा है कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट और चौथा कह रहा है कि बढ़ चढ़कर बातें करना। तो जल्दी से बताइए, अब आप लोगों को पता चल गया कि तंदुल मिस होता है चावल। अगर चावल होता है तो चावल किस लिए था, यहाँ पे गरीबी में जीने के लिए चावल क्या महत्व है। चावल अगर है तो आपका पेट भर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गरीबी में तंदुल का शौक, यहाँ कौन जो गरीब हो या अमीर हो सभी लोगों को चावल खाने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ चढ़ की बात, यहाँ पे चावल की बात कर रहा है तो बढ़ चढ़ की बात हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा दूसरे का तीसरा। ठीक है, दूसरे का हमारा आंसर होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे समान पूर्व भेंट, यानी जो उनकी पत्नी थी उनके पास घर में कुछ नहीं था सुदामा के पास, तो उन्होंने तंदूर लिया था यानी चावल दिया था, चावल की एक पोटली दिया था जो कृष्ण भगवान को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरे का आंसर होगा तीसरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए हर प्रश्नों को हमने कहा था टारगेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है। पहला कह रहा है कि लोग मजदूरी की लापरवाह करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यानी मजदूरी में लापरवाही करते हैं और कार्य नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूरी मजदूरी देने पर भी अच्छा कार्य होता है। ठीक है, यानी जो पूरी मजदूरी होती है अगर उनके जो लेबर है उनको दे दिया जाए तो अच्छा काम करते हैं। तीसरा कह रहा है कि साधारण काम के अधिक पैसे मांगना। ठीक है, और यहाँ पे चौथा करा है बिना काम के दौलत चाहना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए तीसरे के आंसर क्या होगा हमारा। पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, खरी मजूरी चोखा काम का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य। सही बात है कि अगर आप लोग मजदूरों को अगर कार्य करा रहे हैं, उनको पूरा पैसा देंगे, उनकी जो मजदूरी है पूरा देंगे तो वो भी संतुष्ट रहेंगे और आपका कार्य भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस तीसरे का आंसर होगा हमारा दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था हर प्रश्नों को टारगेट किया गया है, तो अब शिक्षण से आ गया है प्रश्न। तो देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है, अनुकरण विधि है, आगमन विधि है, भाषा प्रयोग विधि है और चौथा कर रहा है कि सभी हैं। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, चौथे का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए हमारा। पहला होगा
अनुकरण विधि, दूसरा कह रहा है कि आगमन विधि, तीसरा कह रहा है भाषा प्रयोग विधि और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर चौथे का सभी लोग बताइए। चौथे का आंसर होगा हमारा चौथा, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा चौथे का सभी, ठीक है। जान लेते हैं क्या है होता है ये होता है कि अनुकरण विधि भाषा के शिक्षण की अनौपचारिक विधि होती है। जो ये अनुकरण विधि जो होती है ये भाषा की अनौपचारिक विधि होती है, ठीक है। अनौपचारिक विधि होती है, याद रखिएगा। जो अनुकरण होती है ये अनौपचारिक विधि होती है, ठीक है, जिसमें बालक अपने परिवार या समाज के अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करता है, ठीक है। अनुकरण यानी जो अनौपचारिक यानी कहीं भी सीख सकता है, ठीक है। कोई भी बात बालक बोल रहा है अनौपचारिक तरीके से या व्यक्ति बोल रहा है तो बालक उसका अनुकरण कर लेता है, ठीक है। अनुकरण कर लेता है। आगमन विधि क्या होती है? अब आगमन विधि के बारे में जान लेते हैं कि आगमन विधि में विद्यार्थियों को उदाहरण देकर बताया सकता है। आप लोगों को हर बार बताया कि आगमन का जहाँ भी तात्पर्य हो जाए वहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये उदाहरण से तात्पर्य रखता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से नियमों को बताया जाता है, ठीक है। अब जो इसमें होता है नियम विधि में नियमों के अवगत कराया जाता है, ठीक है। इन्हें सामान्यतः व्याकरण को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भाषा प्रयोग विधि जो होती है कंप्यूटरीकृत होती है। यहाँ पे भाषा प्रयोग जो होती है कंप्यूटर यानी शिक्षण जो अनौपचारिक होती है, इसमें जो होती है दूरस्थ शिक्षा उसका प्रयोग किया जाता है। इस आधार पे चौथे का हमारा सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए शिक्षण से ही प्रश्न अब है। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमने 3 बार इस प्रश्नों को रखा है, हर वीडियो लाइव क्लास में रखा गया है गृह कार्य को। यहाँ पे देखिए फिर आप लोगों को एक प्रश्न रखा गया है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला कार्य छात्र को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा कह रहा है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, और तीसरा कह रहा है कि जो सुलेख की योग्यता का यानी सुलेख का तात्पर्य उसकी राइटिंग से है, ठीक है, उसकी राइटिंग के विकास यानी सुधारने से है, ठीक है। और चौथा कह रहा है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करने की। अब देखिए यहाँ पे उसकी रुचि से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सुलेखित उनकी राइटिंग बैठाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। छात्र को व्यस्त रखने से कुछ नहीं होगा। अब जब आपका 2 गलत हो गया, ठीक है, अब बचा आपका सटीक आंसर। देखिए 2 हो रहा है, ठीक है, दूसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, ठीक है, पांचवे का। तो आप कौन से प्रश्न पे जाएंगे? यहाँ पे देखिए रुचि उत्पन्न करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखिए दोहराने की अवसर प्राप्त करने की। जो रुचि होती है ये हम विद्यालय में उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, उनमें अलग तरीके से। लेकिन जो यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि पाठ को पढ़ाए गए दोहराने के अवसर यानी विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है कार्य उसी के अनुसार एक दूसरा कार्य दिया जाता है, और जिससे बालक उसे स्वतः दोहरा के उसे पुनरावृत्ति करके उसे सीखते हैं। तो इस आधार पे पांचवें का हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। इसे 3 बार ले लिया गया प्रश्नों को, ठीक है, याद रखिएगा। इन प्रश्नों को गलत मत करिए, ठीक है। ये पांचवें का दूसरा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए कह रहा है भाषा शिक्षण के उपागम। यहाँ पे उपागम की बात कर रहा है। भाषा शिक्षण के जो उपागम है उसकी बात कर रहा है। पहला कह रहा है पाठ ससर्ग उपागम, दूसरा कह रहा है कि रचना शिक्षण उपागम, और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों सही है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप अब बता सकते हैं कि जो भाषा शिक्षण है इसके उपागम कौन कौन से हैं? पहला है, दूसरा है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो छठे का आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। छठे का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा, ठीक है, दोनों हैं, ठीक है। जान लेते हैं ये क्या होता है। जो संसर्ग होता है उपागम का अर्थ होता है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाना, ठीक है। अब देखिए यह संसर्ग का जो अर्थ होता है ये पाठ्य पुस्तक होती है उसके द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना, ठीक है, पढ़ाया जाना होता है, ठीक है, पुस्तकों द्वारा पढ़ाया जाना होता है। रचना शिक्षण का अर्थ होता है, जो यहाँ पे रचना शिक्षण है इसका अर्थ क्या होता है इसको भी जाने, विद्यार्थियों को लेखन विधि द्वारा शिक्षित कराना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाठ संदर्भ का अर्थ होता है पाठ पुस्तक द्वारा पढ़ाना। यहाँ पे यहाँ पे देखिए रचना की बात कर रहा है, तो विद्यार्थियों को लेखन जो लिख कर होता है लेखन विधि द्वारा शिक्षित करना होता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा छठे का दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वें प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, ठीक है। अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई बहनों से कि जल्दी से अपनी संख्या बढ़ा लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा 7वां। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है। जो छात्र होते हैं उनके जो भंडारण होती हैं, जो समिति होती है उसको वृद्धि करने, उसमें और तार्किक शक्ति भंडारण करने के लिए क्या उपाय है। पहला करा है शब्दकोश का उपयोग करना, दूसरा करा है कि छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 7वें का आप देखिए कि बता सकते हैं कि इनमें से जो होता है कौन सा आंसर होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि भंडारण शक्ति की बात कर रहा है, भंडारण वृद्धि की बात कर रहा है, यानी उनकी जो भंडारण शक्ति है उसे और बढ़ाना और विकसित करना, ठीक है। तो शब्दकोश के जो शब्दकोश उपागम है इसके उपयोग के द्वारा भी आप
अच्छे अच्छे शब्दों को बता के उनके भंडार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। छात्रों में स्वाध्याय प्रवृत्ति यानी उनमें रुचि उत्पन्न करके आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करके यानी अच्छे अच्छे बातों को बताकर नए शब्दों को जो नहीं जानते उनके परिवेश से जोड़कर बता देने से बालकों में उनकी जो भंडार शक्ति होती है इस तरीके से बताया जाए ताकि बालक जो होते हैं उसे रुचि ले उत्पन्न करें और उसमें बढ़ावा हो सकता है। तो इस आधार पे अगर तीनों हमारा सही है तो चौथा ऑलरेडी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग सहमत है तो एक बार यस करिए वीडियो को, एक बार वीडियो को यस कर दीजिए। ठीक है, एक बार यस कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 8वां ये कह रहा है कि आगमन विधि का के रूपों की संख्या होती है। आगमन विधि के रूपों की संख्या पूछ रहा है तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा। तो बताइए आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या होती है। अभी तक इस प्रश्नों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। यहाँ पे रूपों की हर प्रश्नों को आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के लाभ क्या होते हैं, आगमन विधि की शिक्षण विधियाँ कैसी होती हैं ये देखा होगा, लेकिन रूपों की संख्या आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पूछ रहा है आगमन विधि की रूपों की संख्या कितनी होती है। 5 होती है, 2 होती है, 7 होती है या फिर 3 होती है। तो जल्दी से बताइए हमारा 8वें का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 8वें का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो 8वें का आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, 8वें का आंसर होगा हमारा 2। जान लेते हैं कैसे होता है। आगमन विधि के रूपों की संख्या जो होती है 2 होती है। एक प्रयोग विधि होती है, दूसरा होता है सहसंबंध विधि। अब देखिए यहाँ पे आगमन विधि की बात कर रहा है तो एक होता है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि होता है। ठीक है, दूसरा होता है सहयोग विधि। ठीक है, जो होता है सहयोग विधि होती है। इसमें जो होता है बालक सभी से सहमति के द्वारा आपस में अथवा जो होता है परिचर्चा करके सीख सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे 8वें का हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, 2 विधियां होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा 8वें का जो होती है 2 होता है, एक प्रयोग विधि होता है, दूसरा संबंध विधि होता है। प्रयोग विधि का प्रयोग विशेष रूप से व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जान लीजिए प्रयोग विधि जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका व्याकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, व्याकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, और सहसंबंध विधि जो होती है व्याकरण शिक्षण के विशेष रूप न करके पाठ विषयों के अध्यापन के लिए कहा जाता है। यहाँ पे देखिए पाठ विषयों के लिए किया जाता है। ठीक है, सहसंबंध का, और जो प्रयोग विधि है इसका व्याकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 9वां ये कह रहा है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कक्षा के अंदर किया जाता है, कक्षा के बाहर, दोनों जगह किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न तो आप लोग देखिए कि बता सकते हैं, इतना सरल है यार। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए मत इतना, इसका आंसर क्या होगा 9वें का, जल्दी से बताइए। तो 9वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, कक्षा के अंदर भी आप जो होता है शिक्षण कौशल का प्रयोग कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। जो कक्षा के अंदर जो होता है ये आपके जो शिक्षक होते हैं इनके द्वारा किया जाएगा, और कक्षा के बाहर जो होता है हमारे जो परिजन होते हैं यानी हमारे परिवार के सदस्य जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो उनके द्वारा भी किया जा सकता है, भाई बहन के द्वारा, दादा दादी के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो अध्यापक होता है शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों का व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि इत्यादि का प्रयोग करता है, जिसका प्रयोग सदैव कक्षा के भीतर रहकर संभव नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर भी हो सकता है। जैसे अब अगर आप कह देंगे कि अगर टीचर के ही उपयोग अकॉर्डिंग किया जाए अब अंदर बाहर, तो कैसे हो सकता है। कक्षा के अंदर आप बालकों को कुछ ऐसी विधियाँ होती है जिसे प्रयोग करके आप बता सकते हैं, लेकिन कक्षा के बाहर आप भ्रमण विधि द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा के बाहर और अंदर दोनों हो सकता है। भ्रमण विधि में अवलोकन करेगा बालक, अवलोकन करके सीख सकता है, और कक्षा के अंदर जो होता है आगमन विधि द्वारा सीख सकता है, आगमन और निगमन विधि द्वारा। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 9वें का जो होगा हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न ये कर रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है, लिखित अभिव्यक्ति, कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद लेखन नहीं है, वाद विवाद है सिर्फ, यहाँ पे नाटक लेखन। तो जल्दी से बताइए 10वां एकदम सरल है यार, 10वां एकदम सरल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10वें का। 10वें का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो 10वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। यहाँ पे देखिए पत्र लिख कर आप प्रयोग कर सकते हैं, पत्र को बिना लिखे आप भेज नहीं सकते हैं। ठीक है, पत्र को लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निबंध को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आप पेपरों में लिखते हैं, नाटक भी लिख कर आप प्रयोग कर सकते हैं, उसका लेखन कर सकते हैं, लेकिन वाद विवाद जो होता है आपके मौखिक होता है। ठीक है, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख खड़ा होकर अपने बातों को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, इस आधार पर हमारा लिखित का जो अभिव्यक्ति साधन नहीं है ये हमारा वाद विवाद है। ठीक है, वाद विवाद यानी हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण के माध्यम से, डायरेक्ट संप्रेषण के माध्यम से, यानी सामने खड़ा है उसको हम अपनी बातों को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेखन की बात किया, यहाँ पे भी लेखन की बात कर रहा है, तो ये हमारा सही, ये सही, ये सही, ये नहीं सही है। तो हमारा तीसरे का जो 10वें का आंसर होगा हमारा तीसरा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है, यानी बालकों को पहले लिखने से पहले क्या सिखाना
आवश्यक है। पहला कह रहा है कि अक्षर सिखाना, दूसरा कह रहा है 12 खड़ी सिखाना, तीसरा कह रहा है कि लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, और चौथा कह रहा है कि उनको क्रियाशील बनाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, 11वें का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए सीटेट में पूछ सकता है कि बालकों को सिखाने, ये देखिए तार्किक चिंतन के बारे में ही सीटेट में पूछता है। सीटेट में हमेशा जो होता है तार्किक चिंतन के आधार पे ही आपके पूछता है कि क्या पूछ देगा, आप जो रट के जाते हैं उससे हट के पूछ देता है। ठीक है, आपकी जो सोचने विचारने प्रेजेंट आप माइंड क्या है उसके आधार पे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बालकों को सिखाने के से पहले आवश्यक क्या है, अक्षरों को सिखाना, दूसरा कह रहा है 12 खड़ी सिखाना, तीसरा कह रहा है लेखन संबंधी जिज्ञासा, चौथा कह रहा है कि उनको क्रियाशील बनाना। तो 11वें के आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो 11वें के आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, 11वें के आंसर जो होगा हमारा तीसरा, उनको क्रियाशील नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बालकों को लिखने से संबंधित बात कर रहा है, तो लिखने से जिज्ञासा, यानी उसमें जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो आप कैसे उनको लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है, उनमें जिज्ञासा नहीं, यानी रुचि उत्पन्न करिए कि लिखिए, लिखेंगे तो आपको ये कार्य हो जाएगा। आप अब जो होते हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर लिख कर लिखेंगे, लिख कर पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब वो उसको जिज्ञासा ही नहीं रहेगा तो क्रियाशील कैसे रहेगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। ठीक है, क्रियाशील जो होता है, क्रियाशील आप कब कर सकते हैं, जब बालक जो होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बालक जब शुरुआती क्रम में होता है तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, शैशवावस्था में शुरुआती विद्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रिंट मीडिया से सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे प्रिंट मीडिया से सम्मिलित नहीं की बात कर रहा है, तो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तक है, विद्यालय क्रिया पत्रिकाएं हैं। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे बताइए 12वें के आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए 12वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 12वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 12वें के आंसर होगा हमारा जो होता है ये दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा कैसे होगा जान लेते हैं। जो होता है प्रिंट मीडिया में मुद्रक जनसंचार माध्यमों द्वारा नवीनीत जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, संचार जो जो समाचार पत्र होता है, इसमें पत्रिकाएं उसके अंग है। ठीक है, ये पत्रिकाएं जो पत्रिकाएं के अंग है समाचार पत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी पत्रिकाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। जो विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ाया जाते हैं, विद्यालय में उसको सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इस आधार पे 12वें का हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या करा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि साइट क्या है। साइट क्या है, SITE यानी साइट क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। टीवी चैनल है, दूसरा कह रहा है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, तीसरा कह रहा है दोनों है, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 13वें के आंसर तो आप बता ही सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए 13वें के आंसर क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सा इधर उधर भटक गया था मैं। तो 13वें के आंसर क्या होगा हमारा। 13वें के आंसर होगा दूसरा। ठीक है, जो ये होता है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरसंचार प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या होता है हमारा। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसकी उपयोगिता का क्या प्रमुख है, उसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। पहला कह रहा है रटाई से मुक्त, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में व्याप्ति, तीसरा कह रहा है निष्पक्ष मूल्यांकन, चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का हित। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 14वें का आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 14वें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, निष्पक्ष मूल्यांकन। ठीक है, इसमें क्या होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर एक जैसा ही होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर जो होता है एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें पक्षपात की गुंजाइश न तो परीक्षा की ओर से हो सकती है और न ही परीक्षक की ओर से हो सकता है। इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन की संभावना बनी रहती है, यही इसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इसमें निष्पक्षता की मूल्यांकन किया जा सकता है, निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है। यहाँ पे विचार जो होती हैं उनकी जो विचारधाराएं होती हैं अच्छी अभिव्यक्ति, यानी उनके विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से किन प्रश्नों से हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न से, निबंधनात्मक प्रश्न से, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो जल्दी से बताइए 15वें के आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, 15वें के आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग बताइए 15वें के आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। तो वस्तुनिष्ठ द्वारा जो है बालकों में
विचारों की ये अभिव्यक्ति पैदा की जा सकती है, या फिर अति लघुतरात्मक, या फिर निबंधनात्मक, या फिर लघु उत्तरात्मक। तो इसका आंसर जो होगा, जल्दी से बताइए 15वें के आंसर क्या होगा। तो 15वें के आंसर होगा हमारा निबंधनात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधनात्मक प्रश्नों में हो सकती है। क्योंकि क्यों हो सकती है, यहाँ पे देखिए क्यों हो सकती है कि निबंध जो होती है, रचना का एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी आप जो होते हैं अपने स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने में। जैसे आप पूछ दिया जाए कि गाय क्या है, उसके बारे में बताइए, तो आप अपने विचार को उसमें रखेंगे, तर्क को रखेंगे। ठीक है, कि गाय के 2 सींग होती हैं, एक पूँछ होती है, 2 चार टांग होती हैं। ठीक है, 2 कान होते हैं। ऐसे अपने व्यक्ति को अपने अनुसार रख सकते हैं निबंधनात्मक प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा, जहाँ भी विचारों की बात किया जाए तो वहाँ पे निबंधनात्मक सही होगा। ठीक है, तो 15वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न ये कर रहा है कि किसके मूल्यांकन प्रक्रिया के त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, देखिए किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। किसने जो है कि कौन से वैज्ञानिक ने, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया और त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला कह रहा है कि मॉरिसन, दूसरा कह रहा है कि हर्बर्ट, तीसरा कह रहा है ब्लूम, चौथा कह रहा है क्रेथवाल। तो जल्दी से बताइए 16वें के आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो 16वें के आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 16वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, ब्लूम ने कहा है। ठीक है, ब्लूम ने क्या कहा है, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रियाओं को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम, अनुभव एवं व्यवहारगत परिवर्तन 3 चरणों में विभाजित किया था। ठीक है, ब्लूम ने ही मूल्यांकन को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में व्यक्त किया था। ठीक है, 16वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए शिक्षण से प्रश्न है। यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा होता है, क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। पहला करा कि अध्यापकों की कमियों का उपचार होता है। अब दूसरा करा है छात्रों के घायल होने पर उपचार होता है। तीसरा करा है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण। चौथा करा है कि इनमें से कुछ नहीं। तो जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बस अपना तर्क लगा के आप लोग अपने सकारात्मक सोच के साथ इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, 17वें का आंसर जो होगा हमारा कौन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका आंसर बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 17वें के आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए 17वें के आंसर जो होगा हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 17वें का तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे अध्यापकों की कमियों की, यहाँ पे उपचारात्मक बात की शिक्षण की बात कर रहा है। तो शिक्षक जो होता है छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करके उनकी कमियों को दूर करता है, न कि अध्यापकों की। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कर रहा है घायल, यहाँ पे शिक्षण की बात कर रहा है, तो वहाँ पे चोट लगने से कोई तात्पर्य नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत है। उपयुक्त कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऑप्शन दिया है तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, तीसरा करा कि छात्रों की कमजोरियों को निदान करके उसको दूर करने की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे 17वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, शैक्षणिक निदान द्वारा शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, शैक्षणिक निदान द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और लगातार उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो कार्य शिक्षण द्वारा अपनाया जाता है उसे उपचारित शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, उनको जो जो उनकी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो लगातार उपचारात्मक शिक्षण अपनाया जाता है, उससे बालकों की जो कमियां आती हैं उसे दूर किया जा सकता है। इस आधार पर हमारा 17वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को एक प्रश्न रखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 18वां। उपचारात्मक कह रहा है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। कह रहा है कि उच्चारण जो होता है सुधारने के लिए किन कक्षाओं में करना चाहिए। पहला कह रहा है प्रारंभिक कक्षा, दूसरा कह रहा है माध्यमिक, तीसरा कह रहा है उच्च, चौथा कह रहा है कि उच्च कक्षाओं में करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 18वें का। ठीक है, आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब उच्चारण सुधारने की बात कर रहा है तो श्योर है कि बालक जो होता है शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था में होगा। बाल्यावस्था में जो होता है बालक 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में न होकर सिर्फ 1 से 2 की कक्षाओं में होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि 1 और 2 की क्लास में पढ़ने वाले बालकों की उच्चारण सुधारने के लिए बालक जो होता है किस क्लास में होता है, प्रारंभिक में होता है, माध्यमिक होता है, उच्च में होता है या फिर उच्च कक्षाओं में होता है। ठीक है, तो 18वें का आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो 18वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नीचे आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है उसका कुछ साक्ष्य है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर ये होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी ने किन किन प्रश्नों को माना है, एनसीईआरटी ने किन किन प्रश्नों को माना है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए इनमें हर प्रश्नों को रखा गया है और एनसीईआरटी ने किन किन प्रश्नों को माना है। ठीक है, इसे हमने एक
जो हमारे छात्र थे दिल्ली थे, वहाँ से मंगाए हैं उनको ये बुक जो थी सीटेट की। वहाँ पे एनसीईआरटी टोटल जो फैक्ट है इस बुक में दिया गया है, लेकिन ये देख लीजिए, इसमें आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, जिन जिन प्रश्नों को रखा गया है इन्हीं से वही से प्रश्न बनाए गए थे, और इसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। ठीक है, और उत्तर आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर अच्छे प्रश्न लगे आज के तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगली क्लास थोड़ी देर बाद चलाई जाएगी, और उसमें आप लोगों को कौन सा क्लास चाहिए तो उसको बता दीजिएगा। तो उसको प्रश्नों को बना लिया जाएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।